हेलो दोस्तों। आज हम देख रहे हैं नया लेक्चर करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तो उसमें हम अपॉइंटमेंट और कुछ भारतीय इंडेक्सेस के बारे में, भारतीय जो सूचकांक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट में जो 2020-2021 में अपॉइंटमेंट हुआ है, लेटेस्ट जो करंट अफेयर रिलेटेड है और जो पूछे जा सकते हैं आपके हर एग्जाम में, कोई ना कोई अपॉइंटमेंट इनके बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो हम लोग देखते हैं आज का अपॉइंटमेंट और इंडेक्सेस की श्रृंखला का नया लेक्चर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और टाइम को खराब नहीं करेंगे। हमारा एक फंडा है, नो बकवास सीधी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन वी रमना। जो एन वी रमना है उन्हें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हमारे एन वी रमना जी हैं। तो इनको भी नियुक्त किया गया है। ये कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल कब खत्म होगा? 26 अगस्त 2022 को इनका कार्यकाल खत्म होगा। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में वर्णित है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के साथ इसमें जो 7 जज की बेंच होगी, इसमें एक न्यायाधीश प्लस 6, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस ये 6 न्यायाधीश रहेंगे। और इनकी संख्या जब तक नहीं बढ़ाई जा सकती है जब तक पार्लियामेंट, संसद कोई लॉ पास नहीं करती है। ठीक है। तो इनका जो अनुच्छेद 124 में क्या वर्णन किया गया है, भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा और उसमें 7 न्यायाधीशों की एक बॉडी होगी, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होगा और प्लस 6 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है। और संख्या जब तक नहीं बढ़ाई जा सकती है, जो 7 से ज्यादा अगर जब बढ़ाएंगे तो हमें लॉ पास करना होगा, वो भी पार्लियामेंट से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक, सुशील चंद्रा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हमारे सुशील चंद्रा साहब हैं। और मुख्य ये भी हमारा एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान में इसका वर्णन है। संवैधानिक बॉडी और विधिक बॉडी में डिफरेंस आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। संवैधानिक बॉडी जो होती है जिनका वर्णन हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद में दिया गया हो, और विधिक बॉडी ऐसे सोच लीजिए कि जिसका वर्णन संविधान में नहीं हो मगर लॉ पास किया गया हो, किसी लॉ द्वारा बनाई गई हो। ठीक है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हमारे सुशील चंद्रा जी। अब इसी में देख लेते हैं चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग जो है वो भी एक संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक संस्था है। तो इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, 3 लोगों का एक संस्थाई है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे,
प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है, 3 लोगों का है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुशील चंद्रा जी हो गए और अन्य चुनाव आयुक्त ये 2 लोग हैं, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। इसका काम ये है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। तो ये क्या करती है? जो भारत सरकार भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके अगेंस्ट जो भी अगर भ्रष्टाचार का मामला है उसको देखता है। ठीक है, तो भारत सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार नियंत्रण की एक सर्वोच्च संस्था है। तो एपेक्स बॉडी है, भारत में एक एपेक्स बॉडी है। ठीक है, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ये सर्वोत्तम, अपेक्स मतलब सर्वोच्च संस्था है। कि इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में, और 2003 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी, एक सांविधिक, ठीक है, सांविधिक बॉडी ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक होती है स्वायत्त, स्वायत्त मतलब आपका ऑटोनोमस, और ये सांविधिक स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। ये किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं वो 8वें नंबर के एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष, ये अरुण कुमार मिश्रा जी। एनएचआरसी एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना जो की गई है 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 द्वारा। जो एनएचआरसी की स्थापना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के अधिनियम द्वारा 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि फैक्ट भी पूछ लेता है ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक जो है एम.ए. गणपति साहब को नियुक्त किया गया है। एम.ए. गणपति, ये हमारे एम.ए. गणपति जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब एनएसजी, एनएसजी से सभी जानते होंगे। तो एनएसजी के महानिदेशक के रूप में एम.ए. गणपति जी को नियुक्त किया गया है।
अब एनएसजी की स्थापना कब हुई? 22 सितंबर 1986 को। 22 सितंबर 1986 को एनएसजी की स्थापना की गई। चलिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बस इतना आप लोगों से गुजारिश है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में, प्रबंधक निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती जी। सिद्धार्थ मोहंती उन्हें एलआईसी का एमडी नियुक्त किया गया है। अब एलआईसी की स्थापना कब हुई वो भी देख लेते हैं। स्थापना जो हुई है 1 सितंबर 1956 में हुई है। तो इसमें क्या किया गया था? 245 जो इंश्योरेंस कंपनी थी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी, उनको मर्ज करके एक बना दिया गया था जो है एलआईसी, और इसको नेशनलाइज भी कर दिया गया था उसमें। तो नेशनलाइज कर दिया गया। 245 जो छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनियां थी उनको मर्ज करके एक बड़ी कंपनी का स्थापना की गई, वो है एलआईसी। वो उस कब हुआ? 1 सितंबर 1956 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग। अब जो नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये पहले से सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और नीति आयोग के। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष वो अभी है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा। वो पदेन एक्स ऑफिशियो होते हैं, पदेन अध्यक्ष के रूप में। जो प्रधानमंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में इस नाम चेंज कर दिया गया। पहले क्या था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो 1 जनवरी 2015 के बाद इसे नीति आयोग रख दिया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा इसे नीति आयोग का नाम है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसे नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी का फोटो मैंने नहीं लगाया है क्योंकि आप सभी लोग नरेंद्र मोदी से परिचित हैं। ठीक है, अमिताभ कांत जी हैं, एलआईसी के। सिद्धार्थ मोदी जी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेस्कॉम। जो नेस्कॉम है, अभी पहले इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा बाद में। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष हैं रेखा एम मेनन जी को बनाया गया है। रेखा एम मेनन, ये रेखा एम मेनन है। इनको नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसके नाम से ही इसके बारे में पता चल रहा है। सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी बीपीओ, जो आईटी कंपनी है और बीपीओ कंपनी है, उनकी ये हेड बनाया गया नेस्कॉम। ठीक है, तो नेस्कॉम का जो काम है वो सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी और बीपीओ जो है उनके ऊपर देख रेख करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में रमेश पवार जी को नियुक्त किया गया है। रमेश पवार है, तो इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन, जो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बोर्ड है उसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। उस समय ये हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में WHO में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया जो है नए हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया गया है। उससे पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री किसे नियुक्त किया गया है? नौरा अलमत रोजी, इनको पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल काउंसिल की अध्यक्ष किसे चुना गया है? नाजत समीम खान को। तो नाजत समीम खान है, इनको यूएनएचआरसी का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये 2014 से फिजी की रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन में फिजी की तरफ से ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक के रूप में डॉक्टर अजय माथुर जी को नियुक्त किया गया। ये डॉक्टर अजय माथुर हैं और अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुरुग्राम, इंडिया में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसके जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। अमेरिकी जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, इनकी वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन। ये भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की महिला है नीरा टंडन। तो इन्हें वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा। ठीक है, तो ये COP26 जो था इसके बारे में कुछ तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। COP26 जो सम्मेलन होना था वो ग्लासगो में होना था। ठीक है, ग्लासगो में होना था
तो ये कोविड-19 के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। मगर ये अध्यक्ष अभी भी हैं आलोक शर्मा। जब भी होगा सम्मेलन होगा, आलोक शर्मा उसका चेयर करेंगे। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र कॉप 26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक शर्मा को। ये आलोक शर्मा है। और ये जो कॉप 26 है वो कोविड-19 के चलते इसे नवंबर में आयोजित होने वाली थी, तो इसे स्थगित कर दिया गया। अब जो भी होगा आगे आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए अब कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही स्टार्ट में बोला था, स्टार्टिंग में, कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट भी देख लेते हैं। भारत सरकार जो द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक, SDG बोलते हैं, SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक है। तो SDG इंडिया इंडेक्स ये नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया है। SDG इंडिया रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया था। और प्रथम स्थान पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम स्थान पे कौन रहा है? केरल। कितने पॉइंट? 75 पॉइंट। ये हमारे दैनिक भास्कर की न्यूज है, उससे मैंने कटिंग ली है। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2021 2021। ठीक है। सबसे अच्छा जो राज्य रहा है केरल, 75 पॉइंट। द्वितीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों संयुक्त रूप से 74 पॉइंट लेकर, 74 पॉइंट के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों द्वितीय स्थान पे रहे। तृतीय स्थान पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो ये 4 स्टेट, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और उत्तराखंड, 72 पॉइंट, 72 पॉइंट के साथ ये तृतीय स्थान पे है। राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा है? बिहार। बिहार का कितना पॉइंट है? 52। ये लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट। ठीक है। सेकेंड लास्ट पे कौन सा रहा है? झारखंड। नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड। और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की है। ये जो पहल की गई है एनीमिया मुक्त भारत, यह पहल किसकी है? भारत सरकार का एक जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और दूसरा यूनिसेफ। तो ये कौन सा अभियान चलाया गया है? राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन में पोषण अभियान जो है, PM ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, पोषण अभियान। पोषण अभियान का जो थीम था, सही पोषण और देश रोशन। पोषण अभियान का जो थीम है, सही पोषण और देश रोशन। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देख लेते हैं किस राज्य की क्या रैंक रही है। प्रथम स्थान पे एनीमिया मुक्त भारत अभियान में, पोषण अभियान में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा। द्वितीय स्थान उड़ीसा का, तृतीय स्थान हिमाचल प्रदेश का, और पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उसमें अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार का प्रथम स्थान रहा। यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज में अंडमान और निकोबार का प्रथम स्थान रहा। और वहीं उत्तर प्रदेश का हमारा 20वां स्थान रहा। चलिए नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है आवास एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार के एक मंत्रालय है आवास एवं शहरी मंत्रालय, इसके द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाई जाती है। 2 श्रेणियों में, एक तो
10 लाख से कम पॉपुलेशन जो जिस सिटी की, और 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक नंबर 1 है, मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर। तो प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो बेंगलुरु, कर्नाटका। द्वितीय स्थान पुणे, महाराष्ट्र। तृतीय स्थान अहमदाबाद। ठीक है, प्रथम स्थान पे बेंगलुरु रहा है, द्वितीय स्थान पे पुणे रहा है, तीसरे स्थान पे अहमदाबाद। तो वहीं देख लेते हैं मिलियन से कम आबादी वाले शहर। जो टॉप पे रहा है नंबर 1 पे शिमला, द्वितीय स्थान पे भुवनेश्वर, तृतीय स्थान पे सिलवासा। ठीक है, कम पॉपुलेशन वाले जो कम आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान पे शिमला रहा है, द्वितीय स्थान पे भुवनेश्वर रहा है और तृतीय स्थान पे सिलवासा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान जो है 13 रहा है। एनसीटी जो दिल्ली है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें 13वें स्थान पे दिल्ली का रहा है। सब बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन श्रीनगर का, बड़े शहरों में। और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरनगर, यूपी। ठीक है, बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन श्रीनगर का रहा, वहीं छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरनगर का। चलिए, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में रिपोर्ट कौन जारी करता है? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट, भारत सरकार के मंत्रालय है आवास एवं शहरी मंत्रालय, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यह भी रिपोर्ट जो है, यह रिपोर्ट भी 2 श्रेणियों में बनाई जाती है। ठीक है, मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका। पहली जो है श्रेणी, 2 श्रेणी में कौन हो गया? वही जो पिछले में भी हमने पढ़ा, पिछले में हमने क्या पढ़ा है, 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया उसको। नंबर 1 पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इसको भी, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक को भी 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया। पहला तो मिलियन से अधिक पॉपुलेशन और दूसरा मिलियन से कम पॉपुलेशन। तो मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका जो है वो नंबर 1 पे इंदौर रही है, नंबर 2 पे सूरत, नंबर 3 पे भोपाल। तो मध्य प्रदेश के दो सिटी रही, इंदौर और भोपाल, और द्वितीय स्थान पे सूरत, गुजरात। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? मिलियन से कम आबादी वाली नगर पालिका दूसरे नंबर पे, मिलियन से कम आबादी वाली नगर पालिका प्रथम स्थान पे नई दिल्ली, द्वितीय स्थान पे तिरुपति, तृतीय स्थान पे गांधीनगर। नई दिल्ली प्रथम स्थान पाया है, द्वितीय स्थान तिरुपति, तृतीय स्थान गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 या 2.0। यह रिपोर्ट नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर तैयार की है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी की है। तो बड़े राज्यों में, जो बड़े राज्य हैं उनमें प्रथम स्थान पे कर्नाटक रहा है, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र रहा है, तृतीय स्थान पे तमिलनाडु रहा। और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान पे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें प्रथम स्थान पे रहा है हिमाचल प्रदेश, द्वितीय स्थान पे उत्तराखंड। ठीक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? हिमाचल प्रदेश, द्वितीय स्थान पे उत्तराखंड। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पे दिल्ली रहा, अंतिम स्थान पे लक्षद्वीप। नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20। जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स
2019-20 की जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट कौन देता है? शिक्षा मंत्रालय। यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी जाती है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की जो रिपोर्ट है वो जारी किसने की है? शिक्षा मंत्रालय ने। तो प्रथम स्थान पे पीजीआई में प्रथम स्थान पे पंजाब रहा है, द्वितीय स्थान पे छत्तीसगढ़, तृतीय स्थान पे तमिलनाडु और अंतिम स्थान पे लद्दाख रहा है। तो प्रथम स्थान पे हमारा पंजाब ने शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पे रहा है, द्वितीय स्थान में छत्तीसगढ़, तृतीय स्थान पे तमिलनाडु और अंतिम पायदान पे जो रहा है लद्दाख रहा है। चलिए आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे क्रेडेंस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे कि उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।